हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो टू टाइप की हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। अब फेडरल को समझने के लिए हमें यूनिटरी गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑल द पावर्स is known as a unitary form of government. In such system, state usually don't have power of their own. तो इसमें क्या होता है कि ऐसे देश जिन देशों में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, ऐसी सरकार में पावर शेयर नहीं होती, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो यूनिट्स में, प्रोविंसेस में या स्टेट्स में डिवाइड नहीं होती। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि ऐसी सरकार में सिर्फ एक ही सरकार होती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो जो ब्रिटेन है, जो चाइना है, इनमें यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट है। बिकॉज ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन श्रीलंका दैट फेवर्ड सिंहालीज स्पीकर्स, पीपल लिविंग इन स्टेट्स with Tamil speaking majority could not participate in decision making regarding language of instruction in schools and colleges and employment in government service। तो यहाँ पर हम इसको लास्ट चैप्टर से रिलेट करेंगे, पावर शेयरिंग से। जैसा कि उसमें आपने पढ़ा कि श्रीलंका में सिंहाली स्पीकर्स को ही, जो मेजॉरिटी में थे, उन्हीं को ही सारी ऑटोनॉमी गवर्नमेंट में मिली हुई थी और वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी पूरे श्रीलंका के लिए एक ही सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर जो प्रोविंस थे उनमें कोई सरकार नहीं थी। तो ऐसे प्रोविंस जहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, उनको भी डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। जैसे जो स्कूल और कॉलेज थे उसमें लैंग्वेज जो थी इंस्ट्रक्शन की वो सिंहाला ही होती थी, और गवर्नमेंट सर्विस में भी सिंहाला लैंग्वेज बोलने वालों को ही जो है नौकरी मिलती थी। अब यहाँ पर इस वर्ल्ड मैप को आप ध्यान से देखें, इसमें जो जो वर्ल्ड के एरियाज़ ब्लू कलर में इंडिकेट किए गए हैं उन देशों में करंट टाइम में यूनिटरी गवर्नमेंट पाई जाती है। ध्यान से देख सकते हो आप इस वर्ल्ड मैप को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है। द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ शेयर पावर इज नॉन एज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पावर को शेयर करते हैं और दोनों अपने अपने पावर एरिया में, ज्यूरिसडिक्शन में जो है रूल्स बनाते हैं और पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं। यूजुअली देर आर टू लेवल इन ए फेडरल गवर्नमेंट, द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो आमतौर पे इसमें दो लेवल की सरकार होती है, एक सेंट्रल लेवल की जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और एक स्टेट लेवल की ये प्रोविंस में होती है, जो यूनिट्स होती हैं कंट्री में, उसमें स्टेट लेवल में ये सरकार होती है और ये उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ही कानून बनाती है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इंडिया में भी पाई जाती है, यूएसए में भी पाई जाती है और वर्ल्ड के कुछ और देशों में भी पाई जाती है। तो जैसे कि भारत जो है, भारत में फेडरल गवर्नमेंट पाई जाती है। अगर आप पंजाब के निवासी हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो या तमिलनाडु के हो, तो आप जो हो, आप दो सरकारों के द्वारा रूल होते हो, एक भारत सरकार और दूसरी आपके राज्य की सरकार। तो इसलिए ये फेडरल गवर्नमेंट है भारत में। जो फेडरल गवर्नमेंट है, इन्हें फेडरल गवर्नमेंट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज। तो दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में दोनों सरकारें पार्टिसिपेट करती हैं। अब इस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए। इस वर्ल्ड मैप में जो जो देश
ग्रीन कलर से इंडिकेट किए गए हैं उनमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखिए यहाँ दो ही कलर हैं, ग्रीन एंड ब्लू। तो यानी कि ये वो देश हैं जिनमें डेमोक्रेसी भी हो सकती है और ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि यहाँ डेमोक्रेसी ना हो, डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो या डेमोक्रेटिक मोनार्की। तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ वहाँ फेडरल गवर्नमेंट है उन एरियाज़ में, वर्ल्ड के उन कंट्रीज़ में। और जिन कंट्रीज़ में ब्लू कलर इंडिकेट किया गया है वहाँ वहाँ यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट है। इस स्लाइड को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर फीचर दिए गए हैं दोनों गवर्नमेंट्स के। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, यानी पूरे देश के लिए एक ही लेवल की सरकार होती है और पूरी कंट्री की पावर को वही होल्ड करती है। और ओनली नेशनल गवर्नमेंट ही कंट्री के लिए कानून बनाती है। नेशनल यानी कि उस देश की एक सिंगल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट में दो या दो से ज़्यादा लेवल की सरकारें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि गाँवों में पंचायत होती है या शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, जिला परिषद होते हैं, इन्हें लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि किसी एक राज्य की सरकार, जैसे पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या फिर केरला की सरकार या फिर मिजोरम की, मणिपुर की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि भारत सरकार। जितने भी लेवल होते हैं गवर्नमेंट के वो कंट्री के लिए या उसके पार्ट्स के लिए लॉ मेकिंग करते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के फीचर क्या होते हैं। तो जो फेडरलिज्म है, जैसे कि हमने अभी तक देखा कि दो तरह की सरकार होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट जिसमें पूरी कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट होती है और सारी पावर उसी के पास होती है। और एक फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पर एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं, दो भी हो सकती हैं और तीन लेवल भी हो सकते हैं। तो ये सभी सरकारें में पावर शेयर होती है। तो पावर शेयरिंग इसका एक फेडरलिज्म का एक मेन फीचर होता है। अब हम देखते हैं फीचर 1। तो पावर इज शेयर्ड अमंग टू और मोर लेवल। तो देखिए पिछली स्लाइड को एक्सप्लेन किया गया है, दो या दो से ज़्यादा लेवल में पावर शेयर होती है। तो जैसे कि भारत का एग्जांपल दिया गया है, पूरे भारत के लिए एक सरकार है यूनियन गवर्नमेंट जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। फिर पूरे देश में 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनमें अपनी अपनी गवर्नमेंट है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र का मैप दिया गया है, तो महाराष्ट्र की एक सरकार है। अब लोकल गवर्नमेंट महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट को कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ शो किया गया है जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कानून बनाता है। तो इस तरह से पूरे देश में जो पावर है वो अलग अलग लेवल में शेयर हुई है। तो ये फेडरलिज्म का सबसे मुख्य, सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है। सेकंड फीचर क्या है, ईच लेवल हैज़ इट इज़ ऑन ज्यूरिसडिक्शन। तो हर एक लेवल अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट है वो बैंकों पर नियंत्रण रखती है, फॉरेन अफेयर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं। ऐसे ही डिफेंस है पूरी कंट्री का, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर करेंसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन जैसे फॉरेन अफेयर हो गया, ये यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि जो पुलिस है यानी कि लॉ एंड ऑर्डर है, एग्रीकल्चर है, वाटर सप्लाई है, ये या बिजली की सप्लाई है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होते हैं। और जो लोकल लेवल है ये एक पर्टिकुलर एरिया का सैनिटेशन या वाटर सप्लाई को देखते हैं। और उस जो शॉर्ट इश्यूज़ होते हैं जैसे गलियां बनाना उस एरिया में, या पानी का प्रबंध करना, पानी की निकासी का प्रबंध करना, या उस पर्टिकुलर गांव में थोड़ा बहुत लाइटें लगवाना गलियों में, ये काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट फीचर है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान है जैसे ये हर एक लेवल का जो ज्यूरिसडिक्शन है, यूनियन गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं, वो किन किन टॉपिक्स पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जैसे बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर है, या स्टेट गवर्नमेंट पुलिस या एग्रीकल्चर पे काम करेगी, या लोकल गवर्नमेंट है सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सारा कुछ भारत के संविधान में स्पेसिफाइड है, लिखा हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको बांटा गया है। इसके लिए जैसे कि 3 लेवल की सरकार है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही शो किया गया है। आगे फोर्थ है प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करना है,
तो अकेली कोई एक सरकार उसे चेंज नहीं कर सकती, बल्कि लगभग पहले 2 लेवल का तो उसमें रजामंदी चाहिए होती है कि भारत सरकार या कोई भी फेडरल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बिना यूनिट्स की, प्रोविंसेस की या स्टेट्स की सरकारों की परमिशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है डिस्प्यूट आर रिजॉल्वड बाय द हाईएस्ट कोर्ट। तो हाईएस्ट कोर्ट जैसे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में या 2 स्टेट्स में कोई भी इश्यू हो, कोई विवाद हो, तो सबसे बड़ा कोर्ट जो देश का है वही, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाईएस्ट कोर्ट भारत का, तो उसमें वो रिजॉल्व किए जाते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज क्लियरली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अलग अलग लेवल की सरकारें हैं, उसके खर्चे भी होते हैं, तो खर्चों के लिए टैक्स लगाए जाते हैं जिसे रिवेन्यू कहा जाता है। तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा और कितना कितना किस किस लेवल की सरकार में बटेगा ताकि वो अपने खर्चे चला सकें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है। सेफ गार्ड ऑफ द कंट्रीज यूनिटी एंड अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। अब ये जो लेवल अलग अलग सरकार के बनाए जाते हैं, ये सिर्फ डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए और पावर को शेयर करने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा कंट्री की जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, यानी कि जो देश की एकता है, उसको बचा के रखा जाता है, उसकी सेफ गार्ड होने की प्रॉपर प्रोविज़न किए जाते हैं। अब ये जो समरी है, ये 7 फीचर यहाँ पर देखिए। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल हैज़ इट इज ओन jurisdiction of each level is specified in the constitution, provisions of the constitution cannot be changed unilaterally, disputes are resolved by the highest court, source of revenue of each level is clearly mentioned in the constitution, safeguards unity and accommodate diversity। अब फेडरेशंस जो होती हैं, यानी कि फेडरल सरकारें जो होती हैं, उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ज़्यादा टाइप के नहीं होते। तो पूरे वर्ल्ड में कई प्रकार की फेडरेशंस पाई जाती हैं। ये देखो फेडरल कंट्रीज़ जो हैं इस मैप में रेड कलर में शो की गई हैं। यहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है इन एरियाज़ में वर्ल्ड के। तो फेडरेशन मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर। अब इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जो यूएसए है वो भी फेडरल कंट्री है, जो यहाँ पर येलो कलर में शो किया गया है, और जो इंडिया है वो भी एक फेडरल कंट्री है। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के फेडरल सिस्टम में बड़ा ही अंतर है। एक तरफ जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, वहीं इंडिया जो है उसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब हम इन दोनों टाइप को डिटेल में समझेंगे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू मेक ए बिगर यूनिट दैट रन्स द होल कंट्री, इट इज़ कॉल्ड ए कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर। यूएसए का एक एग्जांपल है। जैसे जब यूएसए फ्री हुआ तो वहाँ पर एक देश की बजाय 13 देश ब्रिटेन से फ्री हुए थे 1776 में, और उसके बाद उन 13 देशों ने मिलके एक सरकार बनाई, एक देश बनाया, इसीलिए उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका के देश। तो वहाँ पर कई जो स्टेट थे उन्होंने मिलके सरकार बनाई, इसीलिए उसे कमिंग टुगेदर कहा गया। ओके। अब होल्डिंग टुगेदर क्या है कि जब व्हेन पावर इन ए कंट्री इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस टाइप फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। इसका एग्जांपल इंडिया है। तो इसमें क्या है कि जब 1947 में इंडिया ब्रिटेन से फ्री होता है, तो इंडिया जो है एक बड़ा देश होता है, तो इतने बड़े देश में एक सरकार बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रशासन की सुविधा के लिए पूरे देश को और लैंग्वेज के आधार पे पावर शेयरिंग करने के उद्देश्य से और जो डाइवर्सिटी में यूनिटी को बनाए रखने के लिए, आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ में स्टेट्स का निर्माण किया जाता है और फिर उनको होल्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए भारतीय फेडरेशन को या फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को होल्डिंग टुगेदर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप इसे ध्यान से देख सकते हो। एक बार फिर से हम इसे समराइज़ करते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके, कई सारे स्टेट मिलके एक देश बनाते हैं और उसमें एक सेंटर और बनाते हैं और अपने आप को वो एक स्टेट की तरह डिक्लेयर कर देते हैं। होल्डिंग टुगेदर में जब एक बड़ा देश फ्री होता है और वो प्रशासन की सुविधा के लिए पूरे देश की जो है, वहाँ की जो न्यूली गवर्नमेंट होती है, पूरे देश में छोटे छोटे राज्य बनाती है और उनको होल्ड करके रखती है।
कमिंग टुगेदर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए में है, और होल्डिंग टुगेदर इंडिया, बेल्जियम और स्पेन में है। अब ओरिजिनली जब भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 में, तो 2 लेवल पे ही पावर शेयरिंग थी, यानी कि 2 लेवल का ही फेडरेशन थी इंडिया। एक यूनियन गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 1990s में, यानी कि 1992-3 में एक अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd और 74th 2 अमेंडमेंट किए गए, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी इसमें जोड़ा गया। तो अब जो पावर शेयरिंग थी वो लोकल लेवल पे भी हो गई, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 लिस्ट में, यानी कि भारतीय संविधान में 3 लिस्टें बनाई गई। जैसे कि इसी वीडियो में पहले बताया गया है कि जो पावर है वो डिफरेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये मेंशन किया गया है जो 3 लेवल हैं उनकी पावर को, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है। और वो कैसे किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट जिन सब्जेक्ट्स पे या जिन टॉपिक्स पे कानून बनाएगी उसकी एक लिस्ट तैयार की गई है जिसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जिन टॉपिक्स पे कानून बनाएगी उसे स्टेट लिस्ट कहा जाता है, और यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे दोनों कानून बना सकती हैं, उसे कनकरेंट लिस्ट कहा गया। इसके अलावा एक लिस्ट और है जिसे रेजिडरी पावर्स कहा जाता है। तो इन सभी को हम डिटेल में समझते हैं। वो यूनियन लिस्ट क्या है? द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर। एग्जाम्पल डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर। These subjects come under the union government as the country needs uniform policy on these matters। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। जैसे डिफेंस है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये होते हैं ना। अब कभी ऐसा तो नहीं सुना कि महाराष्ट्र आर्मी या तमिलनाडु एयरफोर्स, ऐसा तो कभी नहीं सुना। भारतीय आर्मी, भारतीय एयरफोर्स होता है। ऐसे ही बैंक नेशनलाइज्ड है, करेंसी पूरे देश में एक ही है, कहीं भी चले जाओ भारत के किसी भी हिस्से में, या विदेशी संबंध हैं, तो या ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट में रखी गई हैं ताकि पूरे देश में एक जैसे ही डिसीज़न इन मैटर्स पे लिए जा सकें। अब आती है बात स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। Example, police, trade and commerce, agriculture. These subjects come under the state government, as the state and local authorities can make the best policies on these matters according to their states। अब स्टेट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पे जो स्टेट के या लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, तो एक राज्य की सरकार उन पे उन मैटर्स पे कानून बना सकती है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, जैसे हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस हम सुनते हैं। कभी भी हमने ये नहीं सुना भारत पुलिस, तो क्योंकि भारत पुलिस होती नहीं है। एक राज्य के पास पुलिस का महकमा होता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। अब जैसे कि एग्रीकल्चर यहाँ दिखाया गया है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन आप अभी नोटिस कर रहे होंगे करंट सिनेरियो में भारत के कि एग्रीकल्चर के ऊपर भारत सरकार ने 3 कानून बनाए हैं जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। तो यही हम देख ही रहे हैं कि जब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी लिमिट क्रॉस करके, जैसे कि स्टेट लिस्ट तो यूनियन लिस्ट पे कानून बनाई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकती, लेकिन एमरजेंसी के दौरान भारत सरकार स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स पे कानून बना सकती है। लेकिन कई बार जो कम्युनिटीज़ हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट है कनकरेंट लिस्ट। अब कनकरेंट लिस्ट का मतलब है वो मैटर्स जिस पे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो द कनकरेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट आर ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट इंपॉर्टेंस, हैंस बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ दीज मैटर्स। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं क्योंकि ये स्टेट के और यूनियन के दोनों के इंपॉर्टेंस के होते हैं। जैसे एग्जांपल है एजुकेशन, जैसे कि CBSE होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो भारत सरकार का बोर्ड है। ऐसे ही स्टेट बोर्ड होते हैं, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो जैसे कि एजुकेशन दोनों के पास है तो दोनों के अपने अपने बोर्ड्स हैं। फॉरेस्ट हैं, मैरिज है, मैरिज से रिलेटेड जो कानून होते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं।
These subjects are of common interest of both the union government and the state government, as the union government as well as the state government can make laws on these matter। तो इस पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अब जब दोनों सरकारें कानून बनाएंगी तो हो सकता है कि किसी टॉप मैटर पे जाके टकराव हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कानून बना रहा हो और स्टेट गवर्नमेंट उसके अपोजिट कानून बनाने की सोच रही हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि अगर क्लैश होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी इश्यू को लेके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो अप्लाई होगा कनकरेंट के कानूनों के विषय में। अब देखिए कि ये जो 3 लिस्टें हैं, फिर से देखते हैं हम यूनियन लिस्ट। इसमें 97 सब्जेक्ट हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट है इसके अंदर 47 सब्जेक्ट हैं जिसमें एक स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और जो कनकरेंट लिस्ट है इसमें 66 सब्जेक्ट हैं जिन पे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। अब 1950 में ये लिस्टें बनी थी, उस वक्त कई चीज़ें नहीं होती थी, जैसे कि स्पेस मिशन नहीं होते थे, या फिर जो आज के टाइम में हम मोबाइल क्रांति देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। तो इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो मैटर हैं, उन्हें रेजेडरी सब्जेक्ट कहा जाता है। रेजेडरी सब्जेक्ट वो होते हैं जो तीनों लिस्टों में नहीं है। तो द सब्जेक्ट्स दैट वर नॉट देयर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन आर नॉन एज रेजेडरी सब्जेक्ट। तो रेजेडरी सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट को कहा गया है जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, साइबर क्राइम, जैसे हम देखते हैं ना। तो आज के टाइम में ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन रेजेडरी सब्जेक्ट। तो रेजेडरी सब्जेक्ट की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हर रोज़ नए नए सब्जेक्ट बनते रहते हैं। जैसे अभी तक किसी ने एलियन को नहीं देखा, मान लो धरती पे एलियन आ जाए तो वो भी सरकारों के लिए एक सब्जेक्ट हो जाएगा जो अभी तक नहीं है। तो ऐसे में ये सब्जेक्टों की गिनती कितनी है ये तो डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारत में रेजेडरी सब्जेक्ट जो हैं उन पे कानून बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही आपको जान लेनी चाहिए, एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि यूएसए में थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर अलग है इंडिया से। तो वहाँ पर रेजेडरी सब्जेक्ट जो है वहाँ भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है भारत की तरह, यूनियन स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है। लेकिन रेजेडरी सब्जेक्ट जो है यूएसए में स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि वहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। और इंडिया में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ज़्यादा पावरफुल बनाई गई है। तो इसलिए रेजेडरी सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप आस्क डाउट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।